इमरजेंसी। बीपी लो की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लेडीज को होती है। बीपी हाई होने से अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। जब किसी का बीपी हाई होता है तो उसके बॉडी में अलग अलग तरीके के छोटे छोटे डैमेज होने लगते हैं। ऐसा शरीर में कोई तरीका नहीं है जो शरीर खुद बता पाए कि मेरा बीपी हाई है। सर जैसे आपने इससे पहले बीपी के बारे में बात करी थी, कुछ लोगों को बीपी हाई एंड बीपी लो की प्रॉब्लम होती है, तो बीपी हाई में क्या प्रॉब्लम जो है इमरजेंसी? बीपी लो की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा लेडीज को होती है जी, जो वो हमको खुद बताती हैं, मेरा बीपी लो हो रहा है मेरे को देखो तो सबसे पहले घबराहट होने लगती है। घबराहट हो रही है। तो हम केवल एक्चुअल बीपी की बात करेंगे। जी, मेरे पास बीपी की एक लेवल तक से बीपी हाई होने से अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम होती है। बॉडी एक इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट नहीं है या बिल्डिंग टाइप की प्रोडक्ट नहीं है कि जहाँ पे कुछ कर दिया एंड देयर इज़ नो रिस्पॉन्स। जी, बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। बीपी हाई हो गया तो दे विल बी टाइटर कि उसको मैं झेलूँ। तो जब किसी का बीपी हाई होता है तो उसके बॉडी में अलग अलग तरीके के छोटे छोटे डैमेज होने लगते हैं। ये एक सर्टेन बीपी के लेवल पे होते हैं। वो आने में करीब 10 साल 15 साल लगेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो बीपी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना बीपी नपवाओ। अगर वो बढ़ा हुआ आ रहा है तो उसको 3-4 बार नपवाइए एक हफ्ते। एक बार बढ़ा हुआ आने का मतलब ये नहीं कि बीपी बढ़ा हुआ है। 3-4 बार नपवाइए। मेरे पास मरीज कब आता है? जब उसकी अक्यूट इमरजेंसीज होती है, मतलब बिल्कुल इमरजेंसी वाला केस। बीपी 180 के ऊपर जा रहा है, वो इमरजेंसी। अगर एक बार भी 180 के ऊपर जा रहा है ना, आपको ट्रीटमेंट चाहिए होगा। इतनी जब आता है तो सबसे हल्की चीज़ क्या हो सकती है कि उसको हेडेक हो सकता है। ज़्यादातर केस में नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन कुछ केसेस में उसको सिर में दर्द हो सकता है। आएगा वो, लोग कहते हैं मुझे पता चल रहा है मेरा बीपी हाई है। नहीं, ऐसा शरीर में कोई तरीका नहीं है जो शरीर खुद बता पाए कि मेरा बीपी हाई है। तो ये बिल्कुल एक मिथ है कि लोग खुद बता देते हैं मैंने बीपी की दवा नहीं खाई क्योंकि मेरा बीपी नॉर्मल हो गया। कैसे पता चला? अंदर से पता चल रहा मुझे। तो ये नहीं है, अंदर से नहीं पता चल सकता। बीपी लो में ज़रूर आपको चक्कर आएंगे, लेकिन हाई का आपको नहीं पता चलेगा। अब इमरजेंसी में क्या होता है, जब बीपी बढ़ गया, ये हर किसी के समझ में आता है कि बीपी बढ़ गया, नस झेल नहीं पाई, नस फट गई जी। और ये जब दिमाग में होता है तो बड़ी ख़राब चीज़ होती है। इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। ऐसे पेशेंट्स जब आते हैं तो अपने मानसिक संतुलन में नहीं होते, लॉन्ग ट्रीटमेंट। तो बीपी आपको चेक कराना पड़ेगा। बीपी आज की तारीख में कुछ सबसे ख़तरनाक बीमारियों में से है। बाकी बीमारियों के इलाज हुआ, ख़त्म हो गया जी। बीपी का इलाज चलता रहता है। बीपी की बीमारी की जब हम बात करेंगे तो एक और डोमेन और डिस्कशन शुरू हो जाएगा, इसका फाइनल इलाज है क्या जी। पहले डिस्कस कर लेते हैं बीपी लो वाली चीज़। बीपी लो आम तौर पे तब होता है जब आप सही से पानी वानी नहीं पीते, या आपको दस्त हो रहे हैं, आपको लग रहा है पानी ना पियो उल्टी हो गई, तब बीपी लो होता है। आम तौर पे लोगों का बीपी लो नहीं होता, लेकिन अगर किसी का बीपी लो हो रहा है, चक्कर आ रहा है, बुखार हो रहा है, तब लो हो गया तो उसको डॉक्टर के पास आना पड़ेगा जी। क्योंकि बीपी लो को ट्रीटमेंट तुरंत देना है। बीपी हाई वाला धीमे धीमे भी ट्रीटमेंट चल सकता है। ये तो हम एक बेसिक बात कर रहे हैं। मींस आपका कहना ये है कि बीपी हाई से ज्यादा प्रॉब्लम बीपी लो वाले की है। बीपी लो को पता चल जाएगा, लेकिन हाँ, अगर किसी का मान लीजिए बीपी ज़्यादा लो हो गया तो उसको चक्कर आएगा, उसको तुरंत पता चल जाएगा। जैसे शुगर की बात करते हैं, अगर किसी की शुगर हाई है, 300 है, 350 है, 400 है, उसको नहीं पता चलने वाला। लेकिन अगर उसकी शुगर जो है वो से 70 से नीचे जाती है, जो नॉर्मल लेवल हो गया, 70 से नीचे हो गई, 60 हो गई, 50 हो गई, उसको पता चल जाएगा। तो ऑल्दो कम होने पे उसकी जान जल्दी जा सकती है, लेकिन उसको पता ज़रूर चलेगा। ज़्यादा होने पे कॉम्प्लिकेशंस धीमे धीमे होंगे, लेकिन उसको पता नहीं चलेगा। सर बीपी हाई जब लो जो है उसका तो हमें पता चल गया कि चक्कर आ गए। हाई जो बीपी होता है, जैसे आपने भी बताया कि नस फट जाती है, कुछ लोगों को बीपी हाई की वजह से पैरालिसिस भी हो जाता है। जब नस फटती है तो वो दिमाग में फट रही है जी। तो दिमाग में क्रिस क्रॉस होता है, इधर का दिमाग शरीर के दूसरे हिस्सों को मैनेज करता है। तो जिस हिस्से में दिमाग में खून का थपका आ गया या नस फट गई, वहाँ पे ब्लड जमा हो गया, वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो दूसरा साइड का जो हिस्सा है वो काम नहीं करेगा जी। इसी को पैरालिसिस कहते हैं। इसी के पैरालिसिस का मतलब शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा है या पूरा हिस्सा है, जो भी तरीके का पैरालिसिस है। उसका कॉज क्या है? कॉज भी बहुत सारे हो सकते हैं। एक वजह जो है वो ये है कि दिमाग में नस फट जाना।
लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए बीपी की बीमारी नहीं पता चलती, इसको बिल्कुल साइलेंट किलर माना जाता है जी। हमारी बॉडी में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जो बढ़े हुए बीपी को पता कर सके। बढ़े हुए बीपी को पता करने का एक ही तरीका, आपको मशीन से रीड कराना पड़ेगा। जी। मैं जो कह रहा था कि दूसरा डोमेन है बढ़े हुए बीपी के लिए, देयर इज़ नो डाउट कि एलोपैथी में बीपी का ट्रीटमेंट इज कि दवा दो, उसका बीपी कुछ कम हो जाए। जब तक आप दवा खाओगे तब तक वो बीपी कम रहेगा, आप दवा नहीं खाएंगे वो बीपी बढ़ जाएगा। अगेन, क्या इसमें कोई डॉक्टर कुछ कर सकता है? एब्सोल्युटली नो। भाई यही चीज़ अवेलेबल है, कोई कहे कि नहीं हम तो नहीं खाते, मत खाओ, यू विल डाई इन 5 years 10 years, यस, कोई कॉम्प्लिकेशन होगा। तो अगेन, फायदा वर्सेस नुकसान। मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ एंड मुझे लगता है कि डॉक्टर शुड नो दे आर एलोपैथी डॉक्टर्स। हमारा डोमेन एलोपैथी है जी। क्या आयुष डॉक्टर्स, योगा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्धा, ये सब, क्या ये सब एक परमानेंट क्योर दे सकते हैं? मेरा कहना है आई डू नॉट नो। बट अगर मुझे ये नहीं पता कि वो दे सकते हैं, मुझे ये भी तो नहीं पता ना कि वो नहीं दे सकते। बिल्कुल। व्हाट इज़ द हार्म? गलती क्या होती है कि जब वो नॉर्मल दवाइयाँ छोड़ देंगे और केवल उधर का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देंगे कि आयुष का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूट है जी, बुद्धिज्म की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इज मध्यम मार्ग। यू विल सी कि जिंदगी में आपकी जितनी चीज़ें आती हैं वो जीवन में घूम फिर के आपको मध्यम मार्ग ही लेना है। यहाँ पे भी मध्यम मार्ग, मिडिल अप्रोच, या हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमें तो मतलब है ना हमारा मरीज सही हो, वो एलोपैथी से सही हो, आयुर्वेद से सही हो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, सही होना चाहिए। दूसरा, मैं कहता हूँ 100% ना सही हो, कम से कम अगर मेरा मरीज 2 गोली खा रहा है, या मान लीजिए 40 mg खा रहा है, 20 mg हो जाए, या 2 गोली खा रहा है 1 गोली हो जाए, पूरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ रिस्पॉन्स आए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेते हैं। एलोपैथी वाला डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है क्योंकि वो हमारा साइंटिफिकली प्रूवन है जी। साथ में हम जो भी आयुष का ट्रीटमेंट है जिससे वो कंफर्टेबल है, योगा, नेचुरोपैथी वाला, बाकी जो हो गए, वो थोड़ा थोड़ा लेते रहो, ज़्यादा लेते रहो। मेरे को बीपी कम होगा तो मैं दवा कम कर दूंगा। मतलब ये है कि अगर आपके साथ ऐसा सच कोई इशू होता है तो आपको एलोपैथी तो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर आपको अपनी जान बचानी है। तो वही एक मतलब ठीक है, योगा से या आप अपनी डेली रूटीन से उस चीज़ को थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। ये डराने वाली चीज़ ज़्यादा लग रही है कि अगर जान बचानी है तो एलोपैथी लेनी पड़ेगी। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से कहूँगा। मैं कहूँगा, देखिए, जब मैं डाउट होता हूँ, मैंने आपको पहले बताया एथिकल इश्यूज होते हैं, करो ना करो। और ये बहुत टाइम ऐसा होता है जब एक डॉक्टर जो होता है वो उसको नहीं पता क्या करना है। क्योंकि मैं साथ में स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ, तो मेरी टीचिंग का बड़ा सिंपल पार्ट है। ऐसे बहुत समय आएगा जब आपको नहीं समझ में आए कि ये दवा दो, ये दवा नहीं दो जी। वहाँ पे हाउ टू डिसाइड, ये करो, ये करो, ये करो, गूगल चेक करो, चैट जीपीटी चेक कर लो, ये कर लो। नहीं नहीं नहीं, सबसे आसान तरीका है, एक बार को ये सोचो कि ये मरीज जो है ये मेरा घर वाला है जी। अगर मेरे घर का पेशेंट होता या मेरे घर का होता, मेरे भाई, माँ या पिताजी होते, तो मैं क्या करता जी। जो आंसर आपको तब मिलेगा, दैट इज द थिंग दैट यू शुड डू फॉर दैट पेशेंट। बड़ा सिंपल से अप्रोच है और ये हर बार काम करती है। इस केस में भी जहाँ पे हम किसी एक पेशेंट की बात कर रहे हैं जिसको बीपी है, अगर मेरे घर का पेशेंट होगा तो मैं क्या देखना चाहूँगा, मैं क्या ये देखूंगा कि किसका सोशल मीडिया में ज़्यादा प्रचार है? नो। मुझे तो अपना मरीज सही चाहिए ना, मुझे कोई ये थोड़ी ना करना है कि मैंने आई एम वन ऑफ द फॉलोअर्स। मैं ये देखना चाहूँगा कि साइंटिफिक लिटरेचर क्या कहता है, जो चीज़ प्रूवन है। एंड बिलीव मी, आयुष इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। वो भी अब साइंटिफिक लिटरेचर और ये सब चीज़ कर रहे हैं। हमने कई सारे उनके इंस्टीट्यूट्स देखे, अच्छी रिसर्च कर रहे हैं और हम उसको डिनाई नहीं करना चाहिए। बट मेरा ये कहना है जो इस्टेब्लिश चीज़ है आप उससे डेविएट तभी करिए 100% जब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो। आयुष का डॉक्टर आयुष की रिसर्च कर रहा है, कितनी चांस है कि वो सही आएगा? वो आयुष के फेवर में रिजल्ट नहीं आएगा। सिमिलरली एलोपैथी का डॉक्टर एलोपैथी की काम करा, चांस है कि एलोपैथी के फेवर में आएगा। बी मिडवे, एलोपैथी कंटिन्यू करिए टिल स्ट्रॉन्ग लिटरेचर आए कि नहीं करना है, कुछ ऐसा करना है, और साथ में वो करते रहिए।
मेरा ये मेरा अप्रोच होता अगर मैं अपने घर में किसी का ट्रीटमेंट कर रहा होता। सर, जो आपने भगवान बुद्ध की जो बात बताई कि मध्यम मार्ग तो हमें अपनाना पड़ेगा, सर मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे। आपकी एक जो क्लियर सोच है, जो एक आपकी अप्रोच है, आप इमरजेंसी के डॉक्टर हैं सर। इमरजेंसी में जो भी कोई आता है वो इतना डरा हुआ होता है कि भाई मतलब, और फिर भी आप उसको मतलब आप इन टॉपिक्स को इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस के लिए ये बहुत अच्छा एक वीडियो रहने वाला है। देखिए, इसका श्रेय मेरे प्रोफेशन को जाता है जी। और मेरा प्रोफेशन जो बेसिक प्रोफेशन है वो सर्जरी का है। सर्जरी में पार्ट ऑफ ट्रेनिंग इज कि आपको क्विक डिसीजन लेना है जी। इमरजेंसी मैं नहीं कह रहा वो 100% सही होंगे जी, होते ही है, मैं हर किसी के लिए वो नहीं कह रहा, उसको रिव्यू भी किया जाता है, लेकिन क्योंकि मान लीजिए पेशेंट के पेट से खून निकल रहा है, आपने उसका पेट खोल रखा है, आपके सामने पेशेंट ओटी टेबल पे है, अब मैं वहाँ पे वार्ता करने लगूँ, क्या करूँ मैं? क्या आई हैव टू टेक अ डिसीजन। तो इट बिकम्स योर प्रैक्टिस कि मुझे एक डिसीजन लेना है। और डिसीजन आप कब ले सकते हैं? जब आपके दिमाग में चीज़ें गाइडलाइंस की तरह चल रही हो, ये हो तो ये करो, ये हो तो ये करो जी। अगर आपने उस नॉलेज को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में देखना शुरू किया तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो मैं जितनी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें भी सुनता हूँ, उसका पॉइंट्स मेरे दिमाग में चलते हैं, भाई इससे ये पता चला और इस चीज़ की नॉलेज मैं बाकी फील्ड्स में कैसे लगा सकता हूँ जी। इंटीग्रेटेड अप्रोच इज़ अ वंडरफुल अप्रोच। क्यों? बहुत चीज़ें जो एक तरीके से सोच में आपके दिमाग में नहीं आती, वो इंटीग्रेशन में आ जाती हैं। आप जब फंसे होंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ऐसे कर लो ना। हाँ। तो क्योंकि अनटिल अनलेस तो हमें पेशेंट की जान बचानी है। अगर वो इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे पास आए तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी हमारी यही है कि हम उसको ट्रीट करें और उसको वापस से हंसता मुस्कुराता हुआ देखें। तो मेरी सर्जन होने की वजह से जी थोड़ी सी इस तरीके की अप्रोच है जो कि इमरजेंसी में काम की है। कोई एक अप्रोच 100% कहीं काम नहीं करती, इमरजेंसी में काम किया। हो सकता है किसी और फील्ड में उतनी अच्छी अप्रोच ना हो, ये इमरजेंसी में इट इज़ गुड।